DK गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का लोकतांत्रिक जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो संविधान का हम सबसे पहले अर्थ देखें। संविधान का अर्थ होता है सम प्लस विधान, मतलब सबके लिए नियम समान। विधान, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और विधान मतलब सबके लिए नियम कैसे हैं, वो समान हैं, इस प्रकार वो कहलाएगा संविधान। तो लोकतंत्र में हम देखें, लोकतंत्र का मतलब जहाँ जनता के द्वारा चुने हुए शासकों का शासन है वो लोकतंत्र कहलाते हैं। उसमें कुछ नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों को भी करना होता है और सरकार, दोनों को करना होता है। तो इन नियमों की एक सम्मिलित एक किताब होती है, नियमों की एक सम्मिलित किताब होती है, उसको हम संविधान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम संविधान बोलते हैं। उसी संविधान में नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे, सरकार की शक्ति और कामकाज का निर्धारण कैसे होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब हम देखें, अभी 1994 में दक्षिणी अफ्रीका का संविधान बना था, तो उसका संविधान की प्रक्रिया है, कैसे उसकी संविधान बनने तक का प्रक्रम चलता है, उसको हम देखते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक गांधीवादी नेता थे। उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने गोरों के जो प्रभुत्व है, गोरों का मतलब अंग्रेज, उनके प्रभुत्व को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। और जो वहां पर दक्षिणी अफ्रीका में काले लोग रहते थे कि मैं अश्वेतों के प्रभुत्व को भी स्वीकार नहीं करता हूं। मैं लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना करता हूं। लोकतंत्र का मतलब ऐसा शासन जिसमें सभी भाईचारे के साथ रहें, सभी समानता के साथ रहें, सभी न्याय के साथ रहें, इस प्रकार का शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। तो नेल्सन मंडेला कहते थे कि लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की वो कामना करते हैं, और वो काम कहते थे कि सभी लोग हैं वो मिलजुल कर समान अवसर प्राप्त करते हुए रहें, और इसी प्रकार की आदर्श कामना की वो कामना करते थे। और ये कहते थे कि अगर इस प्रकार की आदर्श कामना है, अगर प्राप्ति के लिए अगर आवश्यक होगा तो मैं मर भी जाऊंगा। इस प्रकार की दक्षिणी अफ्रीका के लिए उन्होंने संविधान की कल्पना की थी। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं, अंग्रेज वहाँ पर हमारे भारत की तरह उपनिवेश के रूप में उपनिवेश बनाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका को आए थे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका को उपनिवेश बना लिया था, और अंग्रेज गोरे थे और दक्षिणी अफ्रीका के लोग थे काले थे, और वहाँ पर भारत के भी कुछ लोग चले गए थे, वो रंगीन चमड़ी वाले थे। तो अंग्रेज जो लोग थे उन पर काफ़ी अत्याचार करते थे। उनको अलग कॉलोनी थी, उनकी अलग स्कूल थे, अलग रेल थी, अलग बस, टैक्सी, अस्पताल, सिनेमाघर, पुस्तकालय, नाटकघर, समुद्र तट, तरणताल, जो स्विमिंग पूल वगैरह हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, चर्च हैं, वो सब काले गोरे लोगों के लिए अलग अलग थीं। और पुस्तक में एक बार जिक्र है उसमें बुक में कि नाइट में उनकी कॉलोनी में आना काले लोगों के लिए मना था। इस प्रकार से था कि सैनिक आपको गोली मार देंगे, और जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते हैं, वो नोच नोच कर आपको खा जाएंगे। समुद्र तटों पर साफ साफ लिखा हुआ था कि ये गोरे लोगों का तट है, यहाँ काले लोगों का, अफ्रीकन लोगों का आना यहाँ पर बिल्कुल मना है। तो इस प्रकार से वहाँ पर गोरे लोगों ने अत्याचार कर रखे थे। दक्षिणी अफ्रीका के जो काले लोग थे उनका जीना है दूभर कर रखा था। तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो उन्होंने इस प्रकार की आवाज़ उठाई, तो उनको रोबेन द्वीप में भेज दिया गया। जिस प्रकार से हमारे भारत में अंडमान की द्वीप है, सेलुलर जेल है, वहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती थी, ये भयंकर जेलों में मानी जाती हैं रोबेन द्वीप दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पर 1964 में भेज दिया गया। उनके साथ में 7 अन्य लोग भी थे। 28 साल के लिए उनको भेज दिया गया। अब देखें, ये जो संघर्ष था दक्षिणी अफ्रीका में वो 1950 से ही शुरू हो गया था। ये दक्षिणी अफ्रीका में जो संघर्ष है 1950 से ही शुरू हो गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के, जो वहाँ पर एक पार्टी बनी हुई थी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की, उसके सदस्य, मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, और जो गोरे लोगों में समझदार गोरे लोग थे वो सारे के सारे इस संघर्ष में शामिल थे कि इस प्रकार का भेदभाव है ना होना चाहिए। तो इन्होंने, आप देखते हैं, एक नए संविधान की ओर दक्षिणी अफ्रीका में कदम उठता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष और विरोध होना शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ों ने फिर उसके बाद में क्या किया, उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। भेदभाव वाले कानून हैं वो ख़त्म करने लग गए।
नेल्सन मंडेला हैं वो रिहा हो गए थे 1992 के आसपास, वो रिहा हो गए थे। 2 वर्ष तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो चली थी वहाँ पर, और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिणी अफ्रीका में संविधान का निर्माण हो जाता है। नेल्सन मंडेला एक ही बात कहा करते थे कि जो काले लोग हैं दक्षिणी अफ्रीका के और गोरे लोग जो वहाँ के हैं अंग्रेज हैं, ये हम एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अब हमें एक दूसरे को लोकतंत्र बनाने के लिए एग्री हो जाना चाहिए। काले और गोरे लोग वो एग्री हो गए लोकतंत्र बनाने के लिए। अच्छाई पर विश्वास, मनुष्य जाति पर विश्वास ही लोकतंत्र का आधार है, इस प्रकार से उन्होंने कल्पना की थी। नेल्सन मंडेला कहते थे कि हम दक्षिणी अफ्रीका वालों को गोरे लोगों के जुल्म को भूल जाना चाहिए और नए लोकतांत्रिक समाज है उसकी कल्पना करनी चाहिए। स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, जिनमें लोकतांत्रिक मूल्यों में बार बार हम कह रहे हैं भाईचारा, समानता, न्याय की भावना, सबको समान लेकर चलना, इस प्रकार के मूल्य हैं वो लोकतांत्रिक मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों, जिससे हम नए संविधान का निर्माण करें और दोनों साथ साथ उसमें रहें। दोनों कौन कौन? दक्षिणी अफ्रीका के लोग और गोरे लोग जो अंग्रेज हैं वो भी साथ साथ हम रहें। तो आज का दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, इंद्रधनुषी देश, इंद्रधनुषी का देश। जिस प्रकार इंद्रधनुष में सातों रंग हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में काले लोग, गोरे लोग, रंगीन चमड़ी वाले लोग हैं, वो स्त्री पुरुष हैं, सभी का देश दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका कहलाता है। संविधान निर्माण में जैसे कि हमने बात करी थी, 2 वर्ष तक चर्चा चली थी। रंग भेद, क्रूर और दमनकारी इतिहास का खत्म हो गया था, जो अंग्रेजों की ओर से चल रहा था वो खत्म हो गया था। वहाँ पर श्वेत, अश्वेत, रंगीन, स्त्री पुरुष सभी का देश वो बन गया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रस्तावना में देखें, प्रस्तावना ये होती है संविधान से पहले प्रियम्बल, जैसे किसी की चीज़ की थोड़ी सी शॉर्ट में बतानी होती है वो प्रस्तावना, मतलब उसमें क्या क्या मूल चीज़ें छुपी हुई हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में हम देखें क्या क्या मूल चीज़ें छुपी हुई हैं। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सलाम, विकसित करने वालों का आदर, जो संविधान विकसित किया है उनका आदर है, और संविधान में सर्वोच्च कानून की स्थापना करी गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करी गई है, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकारों इनकी स्थापना करी गई है। सरकार लोगों की इच्छा से गुणवत्ता में सुधार करेगी। कानून के समान सबका संरक्षण है, मतलब सबके लिए कानून समान है। ऐसा नहीं कि गोरे लोगों के लिए अलग कानून है और काले लोगों के लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है। संभावनाओं से भरा हुआ हमारा देश है। हमारा देश एक संप्रभु देश है, अर्थात कोई भी देश का इस पर अधिकार नहीं है। हमारे देश का स्वतंत्र अधिकार है। हम अपनी इच्छा से जो भी कार्य कर सकते हैं वो हमें करना है, और ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार की बातें दक्षिणी अफ्रीका के प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। अब बच्चों हम देखें हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो हमें संविधान की ज़रूरत यूँ है क्योंकि हमारे समाजों में बहुसंख्यक समाज भी रहते हैं, अल्पसंख्यक समाज रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। हर एक व्यक्ति है एक वोट डाल सके, उसका मतदान में हिस्सा हो सके, एक दूसरे पर भरोसा हो सके। नागरिक अधिकार हैं, जितने भी अधिकार हैं वो लिखित में हो जाएं, इसलिए ज़रूरत है। संविधान है वो लिखित में हो, आसानी से ना बदले, इसलिए ज़रूरत है। मतलब लिखित होगा संविधान तो उससे, और चुनाव भी होने चाहिए, संविधान के अनुसार ही चुनाव होंगे, और सरकार के क्या क्या कार्य हैं इसके लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखें कि सरकार के लिए तो संविधान की ज़रूरत होती है। आप देखना बच्चों कि किसी भी संगठन या हम कोई भी ग्रुप वगैरह बनाते हैं, उसमें भी कुछ हम पहले नियम बनाते हैं कि उसके लिए भी हमें इन नियमों के आधार पर हमको चलना है। ये दक्षिणी अफ्रीका में भी हम देखें तो वहाँ पर भी काले लोगों ने ये डिमांड करी थी कि हम गोरे लोगों की ये बात कैसे माने कि हम साथ साथ रहेंगे, कोई अन्याय ना होगा, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानेंगे। तो उन्होंने भी ये लिखित की मांग की थी कि जो भी किताब में नियम लिखे जाएं वो लिखित में लिखे जाएं ताकि हम इनको आसानी से ना बदल सकें। तो हम देखें बच्चों, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग और सरकार, जो नागरिक हैं और सरकार दोनों मानते हैं। और हमारे संविधान का सर्वोच्च
जो सर्वोच्च कानून है वो न्याय, सर्वोच्च कानून क्या है? न्याय है। अब हम कार्य देखें, संविधान के क्या क्या कार्य हैं। कार्य यही होंगे कि एक दूसरे नागरिक में भरोसा और सहयोग की प्रवृत्ति जगाती है। सरकार का ये गठन करता है संविधान, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सरकार का गठन किस किस प्रकार से होगा, कौन सरकार को वोट देगा, किस प्रकार के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और कौन किसको चुनेगा, ये लिखा हुआ है। नागरिकों और सरकार के अधिकार लिखे हुए हैं। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षा हैं वो इसका समावेश भी उसमें किया गया है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को उनको सम्मिलित करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो संविधान का संशोधन थोड़ा सा करना पड़े तो उसका संविधान का संशोधन भी करना है। अब हम देखें कि लोकतंत्र का निर्माण कहाँ कहाँ पे हुआ। अमेरिका में भी लोकतंत्र का निर्माण हुआ था। करीबन 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में लोकतंत्र का निर्माण हुआ। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोकतंत्र का निर्माण हुआ। यहाँ का जो लोकतंत्र है फ्रांस का, वो बेस्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है। बेस्टाइल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम देखें अब हम देखें आगे भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या परिस्थितियां आई थीं, क्या कौन कौन सी कंडीशन थीं। तो भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो बहुत कठिन परिस्थितियां थीं और उस समय विभाजन, भारत पाकिस्तान में विभाजन की स्थितियां थीं। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो लगभग 10 लाख व्यक्तियों की भारत पाकिस्तान की तरफ से मौत हो गई थी। रियासतें थीं, 565 रियासतें थीं भारत में, उनका अलग अलग वहाँ पर राजा महाराजा हैं वो शासन किया करते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार से कल्पना करी गई थी कि हम संविधान के लिए किस प्रकार की कल्पना करी गई थी कि राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, यह न केवल समाज को फिर से जगाने का था वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से, मतलब ये समाज और राजनीति को बदलने हमें, क्योंकि पहले अंग्रेजों के अनुसार राजनीति चल रही थी, समाज अंग्रेजों के अनुसार चल रहा था, उसको नए सिरे से गढ़ने का एक ये आंदोलन था जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था। अब हम देखें बुनियादी विचारों पर किस प्रकार से सहमति थी। जो हमारे बुनियादी विचार हैं उसमें शुरुआत से किस प्रकार से सहमति बनती चली गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। भारत का क्या लिखा था? एक संविधान लिखा था, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य के लिए 1930 में घोषणा करी गई थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य रावी नदी के तट पर यह मनाने की योजना चल रही थी, तो उसके लिए संविधान लिखा 1928 में। 1931 में देखें तो कराची के जो भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की रूपरेखा ये ऐसी रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान है वो कैसा होगा। जो हमारा भारत है आज़ाद होगा तो उसका संविधान है वो कैसा होगा। तो इन दोनों बातों में हम देखें, इन दोनों बातों में जो सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल जो जितने भी वयस्क हैं उनके मताधिकार की कल्पना की गई थी, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात करी गई थी, और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उनकी बात इसमें करी गई थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उनकी रक्षा होगी। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि 1937 के बाद जो अभी हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, लेकिन 1937 के बाद जितने भी हमारे प्रांत असेंबलियों के चुनाव हैं वो हुए थे। करीबन 11 प्रांत असेंबलियों के चुनाव हुए थे और ये पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थे। इसका मतलब ये था कि पहले पूरी तरह से सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। लगभग 12% जो भारत की जनता थी उन्होंने इसमें वोटिंग करी थी। पहले जो रिच थे या थोड़े से पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, और उनको ही वोट डालने के अधिकार होते थे। ये बाद में धीरे धीरे 1950 में ये व्यवस्था बनी थी कि सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 1950 में बनी थी। भारत में अलग अलग देशों में भी सबको वोट डालने के अधिकार नहीं थे, बाद में महिलाओं के लिए दिए गए थे। तो इन जो ये प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए थे इनसे क्या फ़ायदा हुआ, हम यूँ देखें संविधान निर्माण में क्या फ़ायदा हुआ। तो इनमें ये फ़ायदा हुआ क्योंकि इनमें भारतीय लोगों का चुनाव हुआ था, तो इन्होंने संस्थाएं और कैसे व्यवस्थाएं बनानी और चलानी हैं इनका उनको अनुभव हो गया था। भारतीय लोगों को इनको अनुभव है, वो बाद में संविधान बनाने में काम आ गया था।
और एक 1935 में भारत सरकार कानून, भारत सरकार अधिनियम बना था, जिसमें काफ़ी चीज़ें भारत सरकार को चलाने के लिए लिखी हुई थी, उससे भी हमको हेल्प मिली। एक यहाँ से हेल्प मिली है और एक बुनियादी विचार तो लगभग पहले से ही थे। 1937 के जो प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए हैं वहाँ से भी हमको हेल्प मिली थी। कुछ हेल्प हमने वर्षों के चिंतन और बहस से भी ली थी कि हमको कहाँ कि हमारे ये चिंतन और बहस से ये निष्कर्ष निकला है। और कुछ क्या था कि हमारे बाहर के विचार हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति थी, उससे भी हमने कुछ सिद्धांत ग्रहण करे। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र है वहाँ से लिए, अमेरिका से अधिकार लिए, और रूस की जो समाजवादी क्रांति थी वहाँ से भी हमने अच्छे अच्छे विचार हैं वो लिए। ऐसा नहीं कि हमने विदेशी संविधान को ही स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर उनके अच्छे विचार हैं तो उनको हमने अवश्य लिया था। तो संविधान सभा देखें कि संविधान बनाने के लिए फिर संविधान सभा बनाई गई। तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है उसको क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। और भारतीय संविधान सभा जब 1946 में ये बनी थी, संविधान सभा के चुनाव हुए थे दिसंबर 1946 में, तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे की तैयारी चल रही थी। तो थोड़े दिनों बाद में क्या हुआ था, भारत की संविधान सभा अलग बन गई थी, पाकिस्तान की संविधान की सभा अलग बन गई थी। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299। हम डिटेल में किसी दिन और पढ़ेंगे कि आपके सिलेबस में भी नहीं है ये कौन कौन सी पार्टियों से थे। और भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हो गया था। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम इसमें लगा था, लगभग 3 साल, आप कह लो लगभग 3 साल। तो अब हम देखें कि इसमें अगर ये जो हमारा भारत का संविधान है वो अब तक भी जीवित क्यों है, अब तक भी ये सुरक्षित क्यों है, अब तक भी किसी ने सवाल इस पर क्यों नहीं उठाए हैं। तो इतने काफ़ी वर्ष हो गए हैं भारत को संविधान बने हुए। कई देशों में तो संविधान को बदलना पड़ गया है क्योंकि सहमति नहीं बनी है। संविधान है कई लोग देशों में वहाँ कागज़ का टुकड़ा है और कोई छोटी मोटी किताब की तरह है, लेकिन भारत के संविधान पर अभी तक सवाल क्यों नहीं उठे। काफ़ी पार्टियाँ आई हैं गई हैं। तो इसके कारण हम देखें संविधान पर किसी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने अभी तक सवाल नहीं उठाए हैं। संविधान सभा में भारतीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व था। जो 1946 में संविधान सभा बनी थी उसमें भारतीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व था, कोई बाहर के लोग नहीं थे, इसलिए सवाल उठाने का मतलब नहीं है। और एक देखें हम कि जो संविधान सभा थी उसमें सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और सभी पेशों के लोग थे। और एक बात करें कि वयस्क मताधिकार हालांकि 1946 में नहीं था, लेकिन अगर वयस्क मताधिकार होता तो भी संविधान का हमारा रूप है वो उसी प्रकार से होता जो 1949 में बनकर तैयार हो गया था। हम देखें प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप में संविधान के प्रारूप में प्रत्येक धारा पर कई दौर की चर्चा हुई। लगभग 2000 से अधिक इसमें संशोधन करने पड़े थे 3 वर्षों में। जैसा कि मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्षों में इस पर 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। और जो हमारे संविधान निर्माण जब चल रहा था, हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ की हर बात है उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको संभाला गया। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के इसके 12 मोटे मोटे खंडों में वो सुरक्षित रखा गया है। अब हम देखें भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं। बुनियादी मूल्य का मतलब जो भारतीय संविधान है वो किन मूल्यों पर टिका हुआ है, ऐसी क्या क्या बातें हैं उसमें जिन मूल्यों पर भारतीय संविधान टिका हुआ है। भारतीय संविधान में जैसे कि हम बात करते हैं, किसी भी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना होती है। तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं? तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो यही कार्य करती है। प्रस्तावना में जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना में शब्द दिए हुए हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समता, न्याय, इस प्रकार के शब्द हैं। इनसे क्या है, एक जुड़ाव की भावना आती है। तो ये जो प्रस्तावना के शब्द हैं वो ही संविधान के क्या हैं, दर्शन हैं या बुनियादी मूल्य हैं। उन शब्दों को अभी हम देखेंगे। 1931 में
संविधान के किस प्रकार की कल्पना की थी या संविधान से किस प्रकार की अपेक्षा की थी, तो 1931 में गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया लिखा। उसमें भारतीय संविधान से ये अपेक्षा करी थी कि जो भारतीय संविधान है वो भारत की जनता को गुलामी और अधीनता से मुक्त करे और जो सबसे गरीब व्यक्ति को भी अपना माने, उसे लगे जो सबसे गरीब व्यक्ति है कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग खत्म होने चाहिए, सभी समुदायों में मेलजोल की भावना होनी चाहिए, और छुआछूत, शराब और नशीली चीज़ों का प्रयोग है बंद होना चाहिए, और औरत और स्त्री हैं और जो औरत और जो मर्द हैं उनको एक जैसे अधिकार होने चाहिए। और महात्मा गांधी ने इतना कहा कि इतना तो कम से कम संविधान में होना चाहिए, अगर इससे कम कुछ हुआ संविधान में तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। हालांकि जो B.R. अम्बेडकर साहब थे, B.R. अम्बेडकर साहब के विचार हैं वो महात्मा गांधी से के नज़रिए से थोड़ा सा मेल नहीं खाते थे, क्योंकि B.R. अम्बेडकर साहब भेदभाव और गैर बराबरी का सपना है उसको लिए हुए थे कि भेदभाव और गैर बराबरी का सपना है हमारे भारत में अभी विद्यमान है। जो असमानता है, जातियों की असमानता है कि जो निम्न वर्ग की जातियां हैं उन पर जुल्म ढाए जाते हैं, इस प्रकार से वो जो असमानता है वो स्वीकार नहीं करी जाएगी। तो अंबेडकर जी के दूसरों से थोड़े अलग विचार थे। उन्होंने गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की, कड़े शब्दों में थोड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगी। ये अंबेडकर जी के वचन, अंबेडकर जी के कथन थे कि अंबेडकर जी कहा करते थे कि राजनीति के मामलों में हम समानता हो जाएंगे, पर आर्थिक और सामाजिक समानता का क्या होगा। वो आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करते थे और वो कहते थे हमारा जो राजनीतिक ढांचा है वो तो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आर्थिक और सामाजिक जो हमारा ढांचा है वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेगा। एक व्यक्ति एक वोट, क्योंकि हम समान नहीं हैं दूसरी जातियों की तुलना में, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। वो ये मानते थे कि हमारा जो विरोधाभासपूर्ण जीवन है कि राजनीतिक रूप से तो हमको एक माना जा रहा है लेकिन हम एक नहीं हैं, ये कब तक चलेगा, कब तक हमारी समानता को नकारते हुए चला जाएगा। अगर इस प्रकार से नकारते हुए हम चले जाएंगे हमारी जातियों को, या जो हमारे आर्थिक और सामाजिक समानता को नकारते हुए चले जाएंगे, तो जो राजनीतिक और लोकतंत्र है वो हमारा किस में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा। ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में जब जवाहरलाल नेहरू हमारे अंतरिम सरकार के, अभी चुनाव नहीं हुए थे, पूर्ण लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं हुए थे, अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो उसके जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने रात्रि में जब भाषण दिया 12 बजे, जब 15 अगस्त होने वाली थी तो उन्होंने भाषण दिया। उसके कुछ शब्दों को हम देखते हैं उन्होंने किन शब्दों पर अपना जोर दिया था। उन्होंने शुरुआत करी थी कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। नियति का मतलब भाग्य के साथ। अब वो कह रहे हैं कि अब हमें वायदों पर अमल करना है। किन पर अमल करना है? जो हमने जनता से वायदे किए हैं उन पर अमल करना है। अब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश कर रहे हैं। जो हमने पुराने अधीनता का जीवन गुजारा है उससे अब हम स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और एक शब्द लिया है, दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, अर्थात हमारी पहले हम उपनिवेश थे, हम अपनी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमें आवाज़ आई है तो अब हमें भारत के लोगों की, मानवता की सेवा करनी है। अब हमने सरकार बनाई है, अब हम लोकतांत्रिक देश हो गए हैं, अब हमें जिम्मेदारियां आ गई हैं। और जो हमने स्वतंत्रता के समय में प्रसव पीड़ा झेली थी, अब ये क्रम अब हमें ये सुनहरे संकेत आ रहे हैं कि अब हमें ये सुस्ताने का समय नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अब हमें सुस्ताने का समय नहीं है। हमारे जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। और जो हमारे असमानता हैं अब उनको क्या करना है, ख़त्म करना है। और हर आंख के आंसू पहुँचने, इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और लोगों की आंखों में आंसू हैं जब तक हमारा काम है वो ख़त्म नहीं होगा। इस प्रकार की बात है वो मध्य रात्रि को कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखें संविधान का दर्शन।
संविधान का दर्शन का मतलब है, जो हमारे संविधान का दर्शन जो हमारे उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, वो क्या कहलाते हैं? संविधान के दर्शन कहलाते हैं। ये सारे बिंदु प्रस्तावना में शामिल हैं। हम एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं प्रस्तावना के पॉइंट की। कि पहले मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भारत की प्रस्तावना में, आशा करता हूँ सारे बच्चों को वो एक बार कम से कम एक दो बार उसको पढ़ें, एक दो बार उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे भारत की संविधान में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं एक बार जल्दी से बोलूँगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हमारी प्रस्तावना दी हुई है। हम एक एक शब्द पर इस पर थोड़ा सा विचार करें कि इनके क्या मायने होते हैं। हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो संविधान का निर्माण है हम भारत के लोगों ने किया है, किसी दूसरे देश के लोगों ने नहीं किया है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है जो हमारा भारत देश है, इसके लोग हैं वो अपने विचारों से भी स्वतंत्र हैं। और जो हमारा राज्य है, राज्य राजनीति की भाषा में राज्य जो है वो ही देश को बोलते हैं। जो हमारा राज्य या देश है वो स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे के अंडर में या अधीन नहीं है। समाजवादी का मतलब है कि जो हमारी जो सारी समाज, जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है उसका बंटवारा सारे व्यक्तियों में है। जो हमारे राष्ट्र की सारी संपत्ति है उसका बंटवारा राष्ट्र के सारे व्यक्तियों में है। और जो उद्योग धंधे और जो जमीन है उनके कायदे कानून हैं सबके लिए बराबर हैं। ये समाजवादी का मतलब है। मतलब सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको दूर करना समाजवादी का लक्ष्य है। सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल जो असमानता है उसको क्या करना है? दूर करना है समाजवादी के माध्यम से। मतलब जो राष्ट्र की संपत्ति है उस पर सबका अधिकार है और सरकार जो जमीन और उद्योग धंधे से जो जुड़े कायदे कानून हैं उनमें असमानता को कम करने का प्रयास करे या कम से कम करे। अर्थात जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको खत्म करे, वो हमारा समाजवादी राज्य कहलाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है लेकिन राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि लोगों को राजनीतिक अधिकार हैं वो प्राप्त होते हैं। लोग अपने राजा का चुनाव करते हैं और जो राजा होता है वो लोगों के प्रति कैसा होता है? जवाबदेह होता है। और सरकार है वो संविधान के अनुसार चलती है, वो लोकतंत्रात्मक राज्य कहलाता है। गणराज्य का क्या मतलब होता है कि जो शासन का जो हमारा प्रमुख होता है वो लोगों द्वारा चुना हुआ होता है, ना कि कोई वंश या ऐसा नहीं होता है किसी बेटे का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं। कि जो राजा बनेगा या शासक बनेगा वो लोगों के चुनाव द्वारा बनेगा, ना कि किसी वंश या खानदान या जो व्यक्तिवाद पर आधारित कोई इस प्रकार से राजा ना बनेगा। न्याय का मतलब देखें, न्याय का क्या मतलब है कि कोई भी जाति का व्यक्ति हो, लिंग का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, कैसे अपने विचारों पर किस तरह से अमल करें, इस पर अनुचित कोई पाबंदी नहीं है। समता में देखें, समता का मतलब भी समानता है कि कानून के समक्ष सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। और
जो असमानता हैं उनको समाप्त करना है हमको, और सरकार सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ये है बंधुता का मतलब भाईचारा है, और हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम कैसे हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, और हम सभी कैसे हैं, भाई भाई हैं, और ये कोई भी एक दूसरे से क्या है, कम नहीं है। ये बंधुता का मतलब है। अब देखें हम कि संस्थाओं का स्वरूप, कि केवल मूल्यों दर्शन का बयान भर नहीं है ये जो संविधान हमने बनाया है, इसको संस्थागत रूप अर्थात इनकी संस्थाएं हमको बनानी पड़ेंगी। कैसे? जैसे बच्चों एक बात देखें हम कि चुनाव कैसे चुनाव होंगे, ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। न्यायपाल का न्याय होगा, लेकिन संविधान क्या बना रखा है संस्था? न्यायालय। नागरिक अधिकार के लिए ह्यूमन राइट्स की संस्था बना रखी है। और जैसे कोई भी पुलिस की व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई किसी के अधिकारों का हनन ना करे। और इसी प्रकार से आप देखते हैं काफ़ी सारी जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण कर रखा है ताकि जो नागरिकों के अधिकार हैं या जो संविधान के जो मूल्य हैं उनको हमको प्राप्त हो जाएं। तो भारतीय संविधान इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है कि जो संस्थागत रूप उनको दे दिए गए हैं। अब हम देखें किताब में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संविधान सभा में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन व्यक्तियों के थोड़े थोड़े से हम वर्णन देखें क्या क्या है। पहले देखें वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। जैसे आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में बनी हुई है। तो इन्होंने ये जो सरकार बनी थी 1946 वाली अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे, बाद में ये उप प्रधानमंत्री भी बन गए थे, ये वकील थे, और ये बारदौली जो किसान सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था उसके ये नेता भी थे। और सबसे प्रमुख कार्य देखें, जो हमारे भारत में 565 रियासतें थीं उनको एकीकरण का कार्य इन्होंने किया था। दूसरे देखें सरोजनी नायडू, ये इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवित्री थीं, लेखिका थीं और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। ये सबसे प्रथम भारत में यूपी की राज्यपाल बनी थीं, सबसे पहले महिला राज्यपाल। अबुल कलाम आज़ाद को देखें, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। शिक्षाविद, लेखक थे, ये धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, और ये राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। अच्छा एक बात बताऊं, ये मुस्लिम अलगाववादी, जो मुस्लिम को अलग, जैसे मुस्लिम लीग एक पार्टी बनी थी मुस्लिम अलग से, तो ये मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के ये विरोधी थे। टी कृष्णाचारी को देखें, ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और जो प्रारूप कमेटी बनी थी उसके सदस्य थे, और ये वित्त मंत्री थे। ये राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप जानते होंगे, पहले ये राष्ट्रपति थे भारत के। इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में इनको राष्ट्रपति बना दिया था। ये पेशे से वकील थे ये। और चंपारण का सत्याग्रह जो 1914 के आसपास में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने। जयपाल सिंह, इनको देखें, ये झारखंड से थे, खिलाड़ी थे ये, और भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे ये। आदिवासी महासभा के ये संस्थापक अध्यक्ष भी थे। एस.सी. मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल से थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये लेखक थे, शिक्षाविद थे, और ये देखें बंगाल के राज्यपाल थे ये देखें ये जी.डी. देशमुख, ये महिला हैं, जी दुर्गाबाई देशमुख, जी.डी. देशमुख के नाम से शॉर्ट नाम आता है इनका। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता की नेत्री थीं, और महिला सभा की संस्थापक थीं ये। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष ये थीं। बलदेव सिंह देखें, ये हरियाणा से थे, और ये उद्यमी थे, मतलब ये व्यापारी आदमी थे ये, और ये पंथक अकाली पार्टी के नेता थे, और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा ये मनोनीत हुए थे, और रक्षा मंत्री ये बनाए गए थे। ये क्या थे? रक्षा मंत्री बनाए गए थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये वकील थे, इतिहासकार थे, भाषाविद थे, गांधीवादी थे, और स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था,
और अंतरिम सरकार जो थी 1946 वाली, उसमें ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद थे, वकील थे ये, और हिंदू महासभा में सक्रिय थे, भारतीय जनसंघ संस्थापक थे। भीमराव रामजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर साहब, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे और जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ ये थे हमेशा से। और ये स्वतंत्र भारत में जब अंतरिम सरकार जब बनी थी तो इसमें एक कानून मंत्री बनाए गए थे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ये संस्थापक थे। जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आपको पता है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये वकील थे पेशे से और समाजवादी लोकतंत्र के ये लोकतंत्र के प्रणेता थे कि जो समाजवाद का मतलब, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है वो सभी नागरिकों का उस पर समान अधिकार है और सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे किसान और उद्योगपति हैं उनमें असमानता कम से कम हो, इस प्रकार के प्रणेता थे। और साम्राज्यवाद के विरोधी थे। साम्राज्य का मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना, इस प्रकार के ये विरोधी थे। और हम देखें सोमनाथ लाहिड़ी को, तो ये पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। लेखक और संपादक थे। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और पश्चिम बंगाल विधानसभा के ये सदस्य थे। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ कंप्लीट है और एक बार पाठ को पुस्तक से भी पढ़ना है। धन्यवाद।